हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे की क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। इससे पहले एनसीईआरटी इंटेक्स सोल्ड क्वेश्चन में पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे, आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर सीधे 3.4 लिखा है। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सबको पता चल गया है कि डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या स्टूडेंट हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने जो डिलीटेड पोर्शन है उनको मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। अब ये लेटेस्ट जो पैटर्न है सीबीएसई का 2020-21 के लिए, वही मैं आपको फॉलो करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स आते हैं, एक्सप्लेन करिए। इसी टाइप का क्वेश्चन हम इंटेक्स सोल्ड क्वेश्चन में कर चुके हैं, मगर फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ 32 एलिमेंट कैसे आ रहे हैं। 6 पीरियड की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 6। अब n की वैल्यू 6 होने का मतलब है l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4 5। फिर मैंने आपको बताया था 0 का मतलब क्या होगा, 6 है 6s और 6p। और बहुत ज्यादा डिटेल बेटा मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पे मैंने काफी एक्सप्लेन किया है, आप पिछली वीडियो में जाके देख लेंगे अगर किसी ने नहीं देखा। तो हम केवल इन दो को लेंगे क्योंकि वैलेंस शेल में क्या है, केवल s और p के इलेक्ट्रॉन कंसीडर होते हैं। आगे क्या हो जाएगा 6d 6f 6, इनको हमने कंसीडर नहीं करना। अब इससे नीचे कौन से शेल होते हैं, अगर हम 6 से नीचे बात करें 5d यस पॉसिबल है, 4f पॉसिबल है, ठीक है। ये वैलेंस शेल होते हैं, ये आपका क्या है पेनल्टीमेट शेल है, ये एंटी पेनल्टीमेट शेल। इसके बाद आप कहेंगे सर 3g भी हो सकता है, यस, मगर 3g इज नॉट पॉसिबल। आपको पता है 3g पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 3 और l की वैल्यू g के लिए क्या होती है 4, दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल। n और l कभी सेम ही नहीं हो सकते, इवन हमेशा l की वैल्यू एक कम रहती है, यहाँ पे ज्यादा कर, दैट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए 3g पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे स्टूडेंट वो किसके अंदर जाएंगे, हमारे पास जो ऑर्बिटल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नोबल गैस के बाद जो उनसे ऑर्बिटल लाई करेंगे वो ये 4 रहेंगे। अब 7 है, f में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7, d में कितने होते हैं 5, s का 1, p के 3। तो टोटल ऑर्बिटल जो हमारे पास होंगे स्टूडेंट वो कितने हो जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 और 16। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम करें तो कितने हो जाएंगे 32। ये ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो टोटल कितने हो गए 32 इलेक्ट्रॉन। 32 इलेक्ट्रॉन का मतलब 32 एलिमेंट्स 6 पीरियड में लाई करेंगे। इसी तरह 5th पीरियड में हमने बात की थी तो हमने निकाले थे कितने एलिमेंट लाई करेंगे, वो आप निकाल सकते हैं इसी तरह से। तो 7th के लिए भी निकाल सकते हैं, टेक्निक आपको सेम फॉलो करनी है। नेक्स्ट है z इक्वल टू 114। अब वो कह रहा है इसका ग्रुप बताइए, पीरियड बताइए, ब्लॉक बताइए। तो मैंने शॉर्टकट टेक्निक इसकी भी आपको सिखा रखी है पिछली वीडियो में, फिर मैं रिकॉल कर देता हूं। आप याद रखिए कि नोबल गैस हमारे पास क्या है, रेडोन 86, जो इससे पहले की अगर हम बात करें तो। और इसके बाद जो हमारा अगला आएगा 118 UUO, ठीक है ना, अनऑक्टियम, जैसे आपको नोमेनक्लेचर इसका सिखा रखा है तो ये आएगा। अब इनके बीच में हमें बात का पता है कि ये एलिमेंट लाई कर रहा है, तो 118 हमारा नोबल गैस है, यानी ये 18th ग्रुप है। इसमें से 114 गया तो क्या होगा स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा, 4 का डिफरेंस आ रहा। तो 18 में से 4 क्या 14, तो ये कौन से ग्रुप में लाई करेगा, ये 14th ग्रुप में लाई करेगा। 14th ग्रुप क्या है हमें पता है, p ब्लॉक एलिमेंट है। अब क्या रहेगा, p ब्लॉक एलिमेंट होगा 4। पीरियड की बात करें तो स्टूडेंट ये पीरियड कौन सा लाई करेगा 7th। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये 7th पीरियड में है। ये कौन से पीरियड में है 6th पीरियड में। नोबल गैसेस मैंने आपको सिखाई थी पिछली वीडियो में, हीलियम 1st पीरियड, हीलियम का नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, फिर जिनोन, फिर रेडोन, फिर आपका UUO। तो ये एलिमेंट आपके पास आ जाते हैं। तो इस तरह से आप बड़े आराम से इनका ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक बता सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 एटॉमिक नंबर, सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट अगला बात कर रहा था। सिंपल क्वेश्चन कह रहा है एटॉमिक नंबर बताइए एलिमेंट का जो 3rd पीरियड में लाई करेगा। 3rd पीरियड में लाई करेगा, यानी वैलेंस शेल क्या हो गया 3 और 17th ग्रुप है। तो 17th ग्रुप में 3rd पीरियड की बात करें, अभी जैसे मैं कहता हीलियम, नियोन, आर्गन, ये हमारा 1st पीरियड होता है, ये 2nd है, ये हमारा 3rd है। इससे पहले नोबल गैस कौन आएगा स्टूडेंट, आपको पता है क्लोरीन।
तो मेरा एलिमेंट क्या होगा, क्लोरीन, और एटॉमिक नंबर मुझे पता है क्लोरीन का क्या होता है 17। तो आपका आंसर क्या आएगा, एलिमेंट कौन सा आएगा, क्लोरीन, 17 उसका क्या है एटॉमिक नंबर है। ये थोड़ा सा मेमोराइजेशन के ऊपर है, मैं टेक्निक सिखाता हूँ आपको कैसे याद रखेंगे। जैसे मैं याद रखता हूँ, वो कह रहा है इन लेबोरेटरीज के अंदर या इस ग्रुप में कौन से एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए वो बताइए। जैसे इस लेबोरेटरी में कौन सा एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ, तो 2 एलिमेंट है यहाँ पे स्टूडेंट। तो कैसे याद रखते मैं टेक्निक बताता हूँ। पहला कौन सा है, लोरेंसियम, लोरेंसियम, और दूसरा कौन सा है, बर्केलिनियम। और सीओ बोर्ज ग्रुप कौन सा है बेटा, यहां पे लाई करता है सीओ बोर्जियम। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कैसे मैंने याद रखा। वैसे इनके एलिमेंट के नंबर भी याद कर सकते हैं आप। ये 103 है, ये 97 है, और ये क्या है 106 है। ये इनके एलिमेंट नंबर। अब मैंने क्या याद करके ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे सब में देखिए सी, यहाँ पर ई, यहाँ पे बात करें जी। अब इनमें ध्यान से देखिए तो हमने ऐड क्या किया IUN। बड़ा एक सिंपल सी मैंने टेक्निक ढूंढी है याद रखने के लिए। बस आपको ये नाम दिए होंगे, बस आपने क्या करना, लोरेंसियम, बर्केलिनियम, बर्केलिनियम और सीओबोर्जियम। तो इस तरह से बड़े आराम से आप नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये टेक्निक भी लगा सकते हैं कि हम कैसे नाम याद करें। तो ये शॉर्टकट है, आप इस तरह से बड़े आराम से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का स्टूडेंट, मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। जो थोड़े बहुत सिंपल होंगे उनको थोड़ा क्विक करेंगे, और जहां पे कॉन्सेप्ट समझाने वाली बात होगी वहां डिटेल में जाएंगे हम। अब नेक्स्ट बात करें, व्हाई डू एलिमेंट इन सेम ग्रुप शो सिमिलर एंड केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, बिकॉज दे शो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको सबको पता है कि एक ग्रुप के एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम होती है। जैसे अल्की मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब में जो नोबल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NS1 है। NS1 का मतलब जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है केवल 1 जा रहा है। इसी तरह अल्केलाइन अर्थ मेटल में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2। तो इनकी जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा केवल S का 1 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम रहती है। और इसी को हम पीरियोडिसिटी भी बोलते हैं स्टूडेंट। अगला आ जाता है एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस क्या होता है, हाउ डू एटॉमिक रेडियाई वेरी इन ग्रुप एंड पीरियड। तो ये स्टूडेंट पूरी इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो है जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अगर किसी बच्चे को थोरली नॉलेज करनी है, डिटेल नॉलेज, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। जब एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, आपको पता है एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। इसको हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। और जब ये आयन की फॉर्म में होता है, जैसे कैटायन बन रहा है या एनायन, तो उस केस में इसको हम आयनिक रेडियाई बोल देते हैं। एटॉमिक रेडियस के केस में आपको पता है, जैसे अगर नॉन मेटल है स्टूडेंट, तो हम जनरली वहां पे कोवलेंट रेडियाई की बात करते हैं। मेटल्स के केस में मेटालिक रेडियाई की बात करते हैं। और जो हमारे नोबल गैसेस हैं वहां पे हम स्टूडेंट वंडरवाल रेडियाई की बात करते हैं। इन सब की डिटेल आप वीडियोस में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में गिवन है। आपको मैंने जो बेसिक बात कही थी, जब ये वीडियो आपको पढ़ी होगी, देखी होगी, तो यहाँ पे मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि कोवलेंट रेडियाई सब स्मॉलर होती है मेटालिक से, मेटालिक स्मॉलर होती है वंडरवाल रेडियाई से। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इनका, जैसे अगला क्वेश्चन इसी में है, हाउ डू एटॉमिक रेडियाई वेरी इन ग्रुप एंड पीरियड। इसको भी यहीं पे कर लेते हैं हम। तो एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें, ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आप क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा। और पीरियड की अगर आप बात करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, आप रीजन क्या देंगे कि ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम स्टूडेंट जाते हैं ग्रुप में, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एंटर इनटू द न्यू शेल, दैट्स व्हाई साइज इंक्रीजेस। बट इन पीरियड जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द सेम शेल, बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज देयर इज अ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई में क्या होता है स्टूडेंट, या तो कैटायन बनेंगे या एनायन बनेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट है आपको समझने वाला वो यही है कि कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से कम होता है,
और जो एनायन का साइज है वो अपने पेरेंट एटम से ज्यादा होता है। ये पॉइंट यहां पे आप डिस्कस करेंगे आयनिक रेडियाई के अंदर। और इसी से रिलेटेड 3.13 भी क्वेश्चन है, व्हाई कैटायन आर स्मॉलर इन साइज वेयर एज एनायंस आर लार्जर इन साइज। इस क्वेश्चन को भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं डिटेल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जनरली टीचर इसको पेपर में पूछता है स्टूडेंट। तो कैटायन और एनायन की बात कर रहे हैं हम, तो ध्यान से देखिए, मान लो सोडियम ले रहे हैं हम, सोडियम का कैटायन ले लिया Na पॉजिटिव, तो एटॉमिक नंबर आपको पता है 11, इसका क्या होगा 281, और कैटायन में क्या हो जाएगा केवल 28, एक इलेक्ट्रॉन की किसने दे दिया। अब आप देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें 11 है, यहाँ प्रोटॉन कितने 11, इलेक्ट्रॉन कितने 11, मगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। प्रोटॉन का नंबर कभी भी चेंज नहीं होता जब कोई आयन या कैटायन या एनायन बनता है स्टूडेंट, केवल इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज आता है उतने इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज आता है तो उतने इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देते हैं। तो ये आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी पेरेंट एटम से कैटायन की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मगर प्रोटॉन तो उतने ही है, 11 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन होल्ड करे थे, 11 10 को करेंगे, 11 10 को करेंगे, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है और जिसकी वजह से साइज डिक्रीज कर जाता है। एक कॉन्सेप्ट और लगता है कैटायन के केस में, कोई बच्चे बड़ा ध्यान से इस चीज को समझे कि यहाँ पे 3 सेल्स, यहाँ पे क्या है 3 सेल्स हैं 1 2 3, बट यहाँ पे क्या है केवल 2 ही सेल है 1 2, एक सेल ही पूरा खत्म हो गया। ध्यान से देखा है तो कैटायन बनता है जब, तो यहाँ पे कई जगह ये कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं कैटायन केस में। कई बार क्या होता है एक सेल ही डिक्रीज कर जाता है और उसकी वजह से भी साइज डिक्रीज करता है। एनायन की बात करें स्टूडेंट, Cl है, Cl से Cl नेगेटिव बन जाए, इसका एटॉमिक नंबर है 16, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17। यहाँ पे प्रोटॉन तो 17 ही होंगे मगर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 18। अब आप समझ सकते हैं पहले 17 पे, तो 17 18 पे है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करने का मतलब है साइज क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से कम होता है और एनायन का साइज अपने पेरेंट एटम से ज्यादा होता है। तो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब अगले जो 2-3 टॉपिक हैं स्टूडेंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। मैं तो इसको पूरे डिटेल में ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, आप सबने इसके बारे में सुन ही रखा है और आपको पता ही है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। अब अगर हम बात करें, आप डेफिनेशन दे देंगे हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे क्या रखा है क्वेश्चन दे रखा है F नेगेटिव दे दिया आपको, आर्गन दे दिया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव दे दिया, रुबिडियम प्लस दे दिया। वो कह रहा है इनसे रिलेटेड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लिखिए। तो F नेगेटिव का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर 9 है फ्लोरीन का और नेगेटिव का मतलब 10, यानी जिस वो स्पीसीज जिनके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो अब ऐसे कौन कौन से एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप कहेंगे सर O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 और 2 10। अब आप कहेंगे सर नियोन, आप कहेंगे सर Na पॉजिटिव, सोडियम Mg2 पॉजिटिव, 12 में से 2 गए 10, 11 में से 1 गया 10। तो ये आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसी तरह आर्गन की बात करें, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है। अब 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आप देखेंगे कौन कौन से हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकते हैं, सल्फाइड है H2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, क्लोरीन का 17 होता है 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया 18, सल्फर का 16 होता है 2 ऐड कर दी, फास्फोरस का 15 होता है 3 ऐड कर दी। तो ये इसी तरह कैल्शियम में 2 कम कर दिए, कैल्शियम का 20 होता है। इसी तरह पोटाशियम ये पॉजिटिव 19 1 कम कर दिया। तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसी तरह Mg2 पॉजिटिव में 10, तो जो ये वाले सारे हैं ये सारे ही एग्जाम्पल आपके इसमें आ जाएंगे। Mg2 पॉजिटिव में 10 है। रुबिडियम का होता है 37 और प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन गया तो बचे कितने 36। तो 36 इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर हैं वो सब इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। पहले तो 36 पे आपका नोबल गैस ही आता है क्रिप्टोन। फिर बात करें ब्रोमीन हमारा होता है तो Br नेगेटिव, ब्रोमीन का 35 1 ऐड कर दिया, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव 38 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 36 हो गया।
तो इस तरह से स्टूडेंट आप बात कर सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन का रखा है वो साइज के ऊपर कर रखा है। क्या आपके उसमें एनसीईआरटी गिवन है N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ये क्वेश्चन आपका गिवन है। मैंने यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखा 3.12 में। ये डाटा आपको गिवन है। वो कह रहा है सबसे लार्जेस्ट साइज किसका है और सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए स्टूडेंट, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना साइज बड़ा होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज कम हो जाएगा। तो अगर मेरे को फटाफट में देखना, मुझे पता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, मगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो इसका साइज क्या है, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट साइज की साइन का होगा N3 नेगेटिव का। यहाँ पे स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। मान लो ये दोनों नहीं होते तो इसका लार्जेस्ट इसका स्मॉलेस्ट, ये दोनों नहीं होते ये दोनों आ जाए तो इसका लार्जेस्ट इसका स्मॉलेस्ट। तो जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा बड़ा साइज होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना साइज आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो ये मैंने 13। अब अगले क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 3.14 से कंटिन्यू आगे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 3.14, और इसमें क्या है स्टूडेंट, हमें क्या बताना है, सिग्निफिकेंस द टर्म आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड ग्राउंड स्टेट व्हेन वी यूज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो वहां पे हम दो टर्म इस्तेमाल करते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इसका क्या मीनिंग है, ये हमारा क्वेश्चन है। आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों लिया हमने, पहली बात तो ये है जब कोई एटम, जैसे मान लो मैं आयरन का एक पीस लेता हूं तो उसमें स्टूडेंट आप ये मान के चलिए कि एक पीस में करोड़ों अरबों एटम है किसके, Fe के। और जो आयरन के एटम है वो आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बंधे हुए हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट में है, तो उनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होती है स्ट्रॉन्ग होती है, वहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना क्या है, डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जैसे Fe है सॉलिड है, तो हम पहले उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। तो गैसियस स्टेट में जब आपका Fe का एटम होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जब ये गैसियस स्टेट में होता है, सॉरी स्टूडेंट सिंबल गलत है, जी आएगा यहाँ पे, जब गैसियस स्टेट में होता है स्टूडेंट तो वहां पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस कम हो जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट। दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब दूसरी बात आती है ग्राउंड स्टेट वर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो हम ग्राउंड स्टेट की बात क्यों करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट ये है, और अगर ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया यहां पे, ठीक है, तो आप सोचिए कि इसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की क्या होगी, कम होगी, और इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड कराना है, ठीक है, अब एक तो है मैं उसको उसकी ग्राउंड स्टेट में ले आके ऐड करा रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन को मैं उसकी एक्साइटेड स्टेट में ऐड करा रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि एनर्जी रिलीज ज्यादा कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जहां पे एटम है उसके ऑर्बिट के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं। कहने क्या मतलब है, थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें 1s1, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। फ्लोरीन की बात कर रहे हैं तो 1s2, 2s2, 2p5, तो इसका 2p जो 5 है ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, यहां पे हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है तो वहां जाके हम इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करा रहे हैं। तो ये बात आपको समझने वाली है कि ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है। इलेक्ट्रॉन जब अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, या फिर हम इलेक्ट्रॉन को जब ग्राउंड स्टेट में ऐड कराते हैं जो उसकी वैलेंस शेल है, तो उस टाइम एनर्जी बहुत अनावनी भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्राउंड स्टेट की स्टूडेंट। तो ग्राउंड स्टेट को समझने के लिए थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा एलोबरेट करना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा और खोल के बात करता हूं। सपोज करिए मेरे पास कोई एटम है जिसकी ग्राउंड स्टेट एट इलेक्ट्रॉन यहां पे होना चाहिए। ग्राउंड स्टेट का मतलब जैसे कि मैं सपोज करिए मैं बात कर रहा हूं लिथियम की,
तो 1s2 2s1, तो इसका जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है वो 2s1 में वैलेंशियर का। अब मुझे कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, अगर मैं 2s में इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहा हूं, एक तो कंडीशन ये, सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन को, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है बाहर से, मैं उसे ऐड करा रहा हूं यहाँ पे। एक ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, किसी और ऑर्बिट में जाके बैठा हुआ है, और अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ना ऐड करा के यहाँ पे ऐड करा रहा हूं, तो दो स्टेट है, एक तो ग्राउंड स्टेट, एक ये एक्साइटेड स्टेट। आप खुद सपोज करिए, सोचिए कि भाई जब इलेक्ट्रॉन को मैं कहां पे ऐड कराऊंगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो आप समझ सकते हैं जब ग्राउंड स्टेट पे है, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना जब ये इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड लेवल पे आएगा उतना ज्यादा ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलाईज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेसर इज द एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो इसलिए जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं, याद रखिए कब कराते हैं, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है ना, उसकी एक्साइटेड स्टेट में नहीं हम इलेक्ट्रॉन को कभी भी ऐड कराते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है ग्राउंड स्टेट में, ताकि अट्रैक्शन ज्यादा हो न्यूक्लियस की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, और उसको वो उतना ज्यादा स्टेबिलाईज कर सके। क्लियर है मेरे ख्याल से, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल छोटा सा, कि आपको हाइड्रोजन की एनर्जी गिवन है और वो कह रहा है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ। पहली बात तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट। आयोनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, E इंफिनिटी माइनस E1। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट क्या है, फर्स्ट 1s1, इलेक्ट्रॉन वहां पड़ा हुआ है, तो ये इनफाइनाइट पे हमेशा याद रखना एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, जीरो। इनफाइनाइट पे एनर्जी क्या होती है, जीरो। आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर मैं न्यूमेरिकली करवा चुका हूं पहले, माइनस। अब यहां फार्मूला हमारा क्या होता है, आपको डाटा गिवन है, और अगर आपको बोहर्स फार्मूला याद हो स्टूडेंट तो मैंने आपको सिखाया था, En क्या होता है, -2.18 10 की पावर -18 Z² अपॉन n² जूल पर एटम। ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पे Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की बात करते हैं, हाइड्रोजन है इसलिए Z की वैल्यू 1 आ जाएगी, और n क्योंकि ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू भी 1 है, तो हमारे पास जो एनर्जी गिवन है वो केवल ये है, तो क्या हो जाएगा, -2.18 10 की पावर -18 जूल पर एटम। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट वो आ गई 2.18 10 की पावर -18 जूल पर एटम। मगर अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए, और कह रहा है कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी इन टर्म ऑफ किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल में हमें क्या है, कन्वर्ट करना है, जबकि डाटा मेरे पास क्या है, जूल पर एटम। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट 1 मोल जो होता है वो 6.02 10 की पावर 23 एटम्स होता है। तो एक एटम की अगर मैं बात करूं तो 1 एटम क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 6.02 10 की पावर 23 मोल। ये सारा टर्म। अब मैं ये वाली 1 एटम की जो पर एटम है इसकी जगह मैं ये वाला डाटा पुट करता हूं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 2.18 10 की पावर -18 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 6.02 10 की पावर 23 जूल पर मोल। और अब क्योंकि मुझे डाटा किलो जूल पर मोल में करना है, जूल को अगर किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.18 10 की पावर -18 इंटू 6.02 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल पर मोल। और जब आप इस सारी टर्म को स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1312.3 समथिंग किलो जूल पर मोल। मैं तो वैसे बेसिकली इतना ही याद रखता हूँ 1312 पॉइंट समथिंग आएगा, डेसिमल में जो बैठा ये अप्रोक्सीमेट मैंने लिखा है, तो किलो जूल पर मोल में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है। आपने सिंपली क्या किया, E इंफिनिटी माइनस E1 किया। E इंफिनिटी याद रखना वैल्यू 0 होती है, वैल्यू डाटा पुट किया, जूल पर एटम को पहले हमने जूल पर मोल में कन्वर्ट किया, फिर किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा मैं ये भी देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर है, ये भी आयोनाइजेशन के ऊपर, ये भी, मगर जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा थ्योरेटिकली आ गया और पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसको करा दूं, क्योंकि फैक्टर्स आने के बाद ये वाले क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली कर देंगे। अगर किसी बच्चे ने फैक्टर्स नहीं कर रखे तो फैक्टर्स क्या हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के, अब हम वो बात करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता ही है
amount of energy required to remove an valence electron from isolated gaseous state of the atom। तो आपको एक सिंपल से लॉजिक दूं, अगर मैं मान के चलूं कि मान लो ये मेरा एटम है, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास यहां पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन नजदीक पड़ा हुआ है उसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसको टाइटली बाउंड कर रखा है, टाइटली बाउंड कर रखा है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन अगर दूर है यानी साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी और आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो सबसे मेन फैक्टर की बात करें, सबसे पहला साइज आ जाता है। मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, किसी स्टूडेंट को ज्यादा डिटेल में चाहिए तो आप आई बटन से वीडियो ले सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्सेप्शनल एनर्जी, ये सारे क्वेश्चन मैंने वैसे अलग अलग वीडियोस में सोल्व करवा रखे हैं, यहाँ पे फिर बता रहा हूं, मगर डिटेल में वहां पे आ जाइए। तो साइज अगर इंक्रीज करेगा, साइज ऑफ एटम अगर इंक्रीज करेगा तो याद रखना आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। दूसरी, अभी हमने न्यूक्लियर चार्ज की बात की स्टूडेंट, तो आपको पता है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, याद रखना। थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर मैंने इंडिविजुअली अलग से वीडियो बना रखी है, बहुत ज्यादा डिटेल में कोई बच्चा समझना चाहता है तो जरूर देख ले। तो शील्डिंग इफेक्ट याद रखिए, एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड भी यही रहेगा। और अगर हम बात कर रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी में थोड़े से सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन कहां पड़ा हुआ है। अगर एस के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, सॉरी। और अगर एफ में पड़ा हुआ है तो क्या होगा, अब कई बार हम कहते हैं कि एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो वहां पे कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा इसमें। और जो मैं अगला कॉन्सेप्ट कर रहा हूं बेटा, दोनों में आप लोगों को अभी थोड़ी सी कंट्राडिक्शन होने वाली है। ये शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर है, आयोनाइजेशन एनर्जी का नहीं है। आयोनाइजेशन में इसका अलग कॉन्सेप्ट होता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करें, एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ, और आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड भी यही रहता है। मगर इस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ये नहीं रहता। अब आप कहेंगे सर दोनों को आप कंट्राडिक्शनरी कर रहे हो, वजह बता देता हूं। पेनिट्रेशन इफेक्ट में क्या होता है, सेम शेल की बात करते हैं। जब भी हम पेनिट्रेशन इफेक्ट का क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो सेम शेल में होना चाहिए, यानी मैं कंपैरिजन 4s 4p 4d 4f के बीच में पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात कर सकता हूं। तो इस केस में सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास कौन होगा, 4s, और जिसकी वजह से न्यूक्लियस के पास 4s होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी 4p से, 4p की ज्यादा होगी 4d से, 4d की ज्यादा होगी 4f से। मगर जब ये कॉन्सेप्ट लगता है शील्डिंग इफेक्ट, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जैसे मान लो 4f है, 5d है, 6s है, 6p है, यहां भी ये कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। तो ये इनर में आ जाता है 4f, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे घूम जाएगा। 4f इनर में आने के हम कहेंगे पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सेम, जब सेम शेल की बात होती है तब पेनिट्रेशन इफेक्ट लगता है, डिफरेंट में हम ये कॉन्सेप्ट लगा के चलते हैं। बाकी विद प्रैक्टिस में आपको भी आगे आएंगे तो आपको समझाऊंगा कि कब शील्डिंग इफेक्ट लगाना है और कब पेनिट्रेशन इफेक्ट हमने लगाना है। वो लास्ट इफेक्ट है स्टूडेंट हाफ लाइफ एंड कंप्लीटली फिल्ड। अब आपको पता है अगर किसी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी या कंप्लीटली फील्ड स्टेबिलिटी आ रही तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अदर कॉन्फ़िगरेशन। अब इन सब बातों को मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाता हूं कि जितने भी इफेक्ट है हमने क्या बात की। अगला क्वेश्चन है जैसे 3.16 की बात करें, बेरिलियम और बोरोन। तो बेरिलियम है हमारा 1s2 2s2 और बोरोन हमारा 5 होता है तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ पे समझने वाली बात है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, इसका 2s है, ये 2p है, दोनों सेम शेल में आते हैं। जब ये आ गए तब मैंने आपको कहा था पेनिट्रेशन इफेक्ट, और पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, आपको पता है 2s का ज्यादा है 2p से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, बेरिलियम की ज्यादा होगी बोरोन से। एक्सेप्शन है, जबकि हम लेफ्ट टू राइट जाए तो साइज क्या होता है, डिक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए, मगर उससे ज्यादा इफेक्टिव यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट रहता है। दूसरा इफेक्ट और भी लगता है 2s2 कंप्लीटली फील्ड है, ये कंप्लीटली फील्ड नहीं है, मगर मेन में मान के चलता हूं यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट इसी के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है बड़ा शानदार, ध्यान से देखिए पैटर्न किस टाइप है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है।
मगर ऑक्सीजन की कम है फ्लोरीन से। जबकि अगर हम ध्यान से देखें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इधर जाते वक्त साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज, यानी फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से। मगर यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया। ऐसा क्या हो गया? तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है स्टूडेंट, 1s2 2s2 2p3। ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी शो करता है। यहाँ पे 2p4 आएगा और यहाँ पे 2p5 आएगा। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या हो गया, बिगड़ गया। होना क्या चाहिए था ट्रेंड ये, मगर ट्रेंड हो क्या गया ये। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन क्या है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी शो कर रहा है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी ऑक्सीजन से। इन दोनों में साइज का कॉन्सेप्ट लग गया, तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन की। मेरे ख्याल से आपको बड़े अच्छे ढंग से यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कहीं लगता है कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो अपना नोट कर लें और बाद में कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर दें, मैं उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब अगली बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखे ध्यान से। बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी जिस बच्चे ने कर ली, किसी बच्चे ने बाकी मेरी वीडियोस नहीं देखी और ये भी अगर देख रहा है तो मैं कहता हूं उसे पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह समझ आ जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी वो कह रहा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ज्यादा है। सोडियम की बात करें 11, नियोन 3s1, और मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम होता है 12, नियोन 3s2। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, वो कह रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ज्यादा है। क्यों? ध्यान से देखिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 3s2 में से निकलेगा, जो कंप्लीटली फिल्ड है। ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो हमें पता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी देन सोडियम। मगर जब वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है स्टूडेंट, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहली बात तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद ये Na पॉजिटिव हो गया, तो नियोन खाली बचा। और मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो गया, नियोन 3s1। अब आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि अगला इलेक्ट्रॉन कहां से डिफिकल्टी से निकलेगा। यहाँ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अभी यहाँ पे नहीं है, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए किसकी ज्यादा होगी, सोडियम की ज्यादा होगी, किससे, मैग्नीशियम से। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस का कोई तोड़ नहीं है बेटा, बहुत ही जबरदस्त हैं, आपका बेस क्लियर कर देते हैं, मैं तो ये मानता हूं। नेक्स्ट हम बात करें वेरियस फैक्टर्स की, बात मैं कर चुका हूं। अब हम बात करेंगे 3.19। तो 3.19 को जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या कह रहा हो, ट्रेंड दे रखा है किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का, बोरोन फैमिली में। जरा ध्यान से देखिए, मैं बड़ी डिटेल में समझाने जा रहा हूं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मगर इस ट्रेंड को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह आनी जरूरी है। तो पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो पहली बात तो आपको इनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। हीलियम 2s2 2p1, नियोन 3s2 3p1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्गन 3d10 4s2 4p1, यहाँ पे क्रिप्टोन 4d10 5s2 5p1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p1। तो सबसे पहले तो बेटा मैं बार बार आपको एक ही चीज अपनी क्लास में भी जब लेता हूं तो बच्चों कहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी पीरियोडिक टेबल करना है, पी ब्लॉक करना है, डी ब्लॉक करना है, कोऑर्डिनेशन का, यानी जब भी इनऑर्गेनिक की बात आप कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए थी। तो अब इसमें खास बात क्या हो, कहता बोरोन से एल्यूमिनियम पे गए, तो स्टूडेंट आपको पता है साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, बोरोन से एल्यूमिनियम पे गए, ध्यान से देखिए डाटा क्या हो रहा है, 801 से 577 पे चला गया, डिक्रीज, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो कह रहा है जब एल्यूमिनियम से गैलियम पे गए ना, आयोनाइजेशन एनर्जी स्लाइटली इंक्रीज कर दी। देखिए 577 से 579 चली गई, क्यों कर गई, तो बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम सेकंड से थर्ड पे जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या एंटर जाता है, 3D सबशेल, और अब वही कॉन्सेप्ट आ गया। तो 3D सबशेल का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
इंक्रीज कर जाता है, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज, मगर स्लाइटली इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एक अलग ट्रेंड है। साइज की बात करूं तो साइज भी क्या हो रहा है, डिक्रीज करता है स्लाइटली, मगर मैं उस कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे नहीं जा रहा। साइज भी क्यों डिक्रीज कर रहा है, सेम ये रीजन आता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, साइज घट गया, मगर हम केवल यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड की बात कर रहे हैं। इस केस में याद रखना साइज भी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, मगर ये एक्सेप्शन अपने आप में, ठीक है। मगर वैसे अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड अगले में भी यही चलेगा। अब देखिए जब गैलियम से इंडियम पे गए साइज बढ़ा, साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो देखते हैं 579 से 558 डिक्रीज कर गई। अब फिर क्या होना चाहिए था, डिक्रीज, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। अच्छा साइज की बात करें, यहाँ पे साइज इंक्रीज करता है मगर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, ये क्यों हो रहा है, ये फिर क्वेश्चन राइज हो गया। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, 558 से 5 तो इंक्रीज कर गया। अब इंक्रीज तो कर गया, आप मेरे ख्याल से खुद जवाब दे सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। आप कहेंगे सर जब मैं इंडियम से थैलियम पे गया ना, यहाँ पे 4F एंटर कर गया, और 4F का क्या होता है, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। अब यहाँ पे एक, जब मैंने वैसे मैं साइज का कॉन्सेप्ट लेना नहीं चाहता, मगर चलो ले लिया, तो कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर साइज का कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीबोगरीब है, ऐसा कि यहाँ पे साइज क्यों बढ़ गया, यहाँ घट क्यों गया, थोड़ा कंट्राडिक्शन हर एक बच्चे के मन में रहती है, उसको मैं थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए बेटा एक्चुअल में हो क्या रहा है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। अब मैंने कहा इसका जो साइज है, मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं, सपोज करिए 110 है, मैंने कहा भाई गए तो साइज बढ़ गया, ये हो गया 125, नए शेल में गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब यहां पे क्या हुआ, यहां बढ़ने की जगह क्या हो गया, 124 आ गया, बहुत ही स्लाइटली डिक्रीज करता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करता। तो मगर इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज कर गया, क्यों? क्योंकि हम कह रहे डी शब्द चला गया, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। चलिए जी मान लिया, ठीक है। अब इंडियम में क्या हुआ, 124 था, 130 चला गया जी। अब अगले में क्या हुआ, थैलियम में 131 हो गया। ये साइज का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब आप कहेंगे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मगर ध्यान से देखिए क्या वाकई साइज में इंक्रीज हो रहा है, उतना ज्यादा साइज में इंक्रीज नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो सकता, 4F ऐसा नहीं है कि साइज में इफेक्ट नहीं डाल रहा है। इस केस में तो क्या किया, थोड़ा सा ही इंक्रीज हो, यहाँ पे वो थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। एल्यूमिनियम एक ऐसी पोजीशन में पीरियोडिक टेबल में पड़ा हुआ है, यहाँ पे गैलियम के केस में थोड़ा सा इफेक्ट थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, और गैलियम का साइज क्या जाता है, इंक्रीज की जगह थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। बस ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। बाकी सारे एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, आपको इन्हें मेमोराइज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं उनके, तो ये मेरे ख्याल से काफी अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर अगला भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे है, फिर अगला है डिफरेंस बिटवीन। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में आइडिया दे देता हूं, और फिर हम बात करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है। ध्यान से देखिए, अब इलेक्ट्रॉन जब बाहर पड़ा है तो फ्री स्टेट में है, तो याद रखना इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब भी हम किसी बाउंड फ्री स्टेट को बाउंड करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर रहा हूं, हाइयर टू लोअर एनर्जी ला रहा हूं, तो इसलिए जो फर्स्ट आयन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है जनरली एलिमेंट्स की क्या होती है, नेगेटिव होती है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। और एक नाइट्रोजन हमारा पड़ा हुआ है, उनके पीछे लॉजिकल मैं बताऊंगा आपको। तो हो क्या रहा है कि जैसे ऑक्सीजन है मेरा, ठीक है ना, ऑक्सीजन में मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया, क्या बन गया, O नेगेटिव। ये गैसीय स्टेट में होते हैं, याद रखना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आ जाए, दोनों गैसीय स्टेट में होंगे, O नेगेटिव बन गया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमारी नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक का मतलब है एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। मगर जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं O नेगेटिव में, तो ये बन जाता है O2 नेगेटिव, गैसियस है। इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है। ये फिर क्वेश्चन बाद में दे रखा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करें। तो याद रखना पहली तो नेगेटिव होती है, दूसरी पॉजिटिव हो जाती है। क्यों हो जाती है, ये हर एक में होगा ऐसा, जो नॉट ओनली ऑक्सीजन, जितने भी एलिमेंट है, पहली नेगेटिव फिर पॉजिटिव। वजह क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन हम न्यूट्रल,
आइसोलेटेड एटम में क्या करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं, तो न्यूक्लियस क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, और जब अट्रैक्ट होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, मगर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन मैं ऐड करा रहा हूं वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज के ऊपर करा रहा हूं। अब नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन। टू मिनिमाइज दैट रिपल्शन वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब हम एनर्जी देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा सिंबल, इसलिए पॉजिटिव आता है। अब नोबल गैसेस, वैसे क्वेश्चन है नहीं एनसीईआरटी में, जब टॉपिक चला ही है तो मैंने कहा चलो एक्सप्लेन ही कर दूं। नोबल गैसेस का ऑक्टेट क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है, और ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो इट डज नॉट रिक्वायर एडिशनल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहता, मगर अगर मैं जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड कराऊंगा तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए नोबल गैसेस की पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। नाइट्रोजन में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट लग जाता है। बाकी इनके ऊपर मैंने अलग से, आप मेरे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट में पीरियोडिक टेबल के, तो आपको हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो मिल जाएगा, जिसको और ज्यादा डिटेल में आप वहां से देख सकते हैं। अगला है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो आपने देख ली स्टूडेंट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइसोलेटेड एटम के अंदर नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आइसोलेटेड एटम के अंदर है, ये एक एटम का कॉन्सेप्ट है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बॉन्डेड एटम का कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो मैंने कहा HCl, तो HCl में मुझे पता है Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बेटा अगर किसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह देखना है तो मेरी वीडियोस को ढंग से देखें, वहां पे आपको क्लैरिटी ज्यादा अच्छी आ जाएगी। वहां पे आप प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आई बटन के थ्रू मिल जाएगी, और एंड में एंड स्क्रीन पे ही मिल जाएगी आपको, वहां कहीं से देख सकते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जब दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बाउंडेड है स्टूडेंट, अगर मान लो हाइड्रोजन है तो दोनों की पावर सेम है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा। मगर जब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो वहां पे अगर जो डिफरेंट एलिमेंट आते हैं, एटम आते हैं, तो एक के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होती है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डेड एटम, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट है, मैं डिस्कस कर चुका हूं, मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्वेश्चन केवल एक्सप्लेन कर देता हूं। रेडियस ऑफ एटम बाय गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। अब अगर एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एनायन बना देगा, लूज करेगा तो कैटायन बनाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। वाई साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम एंड वाई साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन पेरेंट एटम। नेक्स्ट हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की, कि दो आइसोटोप हैं, 1H1 या 3 ले लो, कोई ले लो। अगर मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करूं तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है, तो क्या इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सेम होगी? तो क्या आंसर आता है यस, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है स्टूडेंट वो डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में क्या है, सेम है। ठीक है ना, इसके अंदर भी एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन है, इसमें बाकी क्या है, न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा सेम है, इसलिए इनकी अप्रोक्सीमेट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, सेम होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल के डिफरेंस क्या है, आप सब स्टूडेंट्स को पता ही है। मेटल हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, अगर जो डोनेट कर रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, दे आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी अगर हम बात करें कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजिली दे रहे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। मगर अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, दे हैव बेस एसिडिक ऑक्साइड, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या होगी, नॉन मेटल की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट मैं थोड़ा तो क्वेश्चन आपको राइट कर देता हूं, फिर हम उनको आगे डिस्कस करें। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम अगर 3.27 को, तो इसमें क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, NH2NP5। अब ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसमें आती है स्टूडेंट, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो हैलोजन फैमिली।
तो कोई भी आप हेलोजन फैमिली एलिमेंट लिख सकते हैं, आप फ्लोरीन शो कर सकते हैं, क्लोरीन, कोई भी जो आप दे सकते। तो कहता कौन सा एलिमेंट है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी आप जो आप दे सकते हैं। अगला क्या है, टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, जिसकी टेंडेंसी हो 2 इलेक्ट्रॉन देने की। 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है स्टूडेंट, तो अल्केलाइन अर्थ मेटल में कोई भी ले सकते हो, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम, तो इनमें से आप कोई भी एलिमेंट का नाम मेंशन, आप कैल्शियम दे सकते हैं। वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी टेंडेंसी होगी 2 इलेक्ट्रॉन देने की, तो आप कहेंगे अल्केलाइन अर्थ मेटल। कोई भी एलिमेंट का जो नाम आप दे सकते हैं, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। अगला है टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो कौन आ जाएगा स्टूडेंट, हमें पता है यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16th ग्रुप, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम। इस सीरीज के जितने भी, इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, दे हैव टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 16th ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे 17th ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे बात करें तो 2nd ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे बात करें तो 16th ग्रुप आ रहा है। और अगर एलिमेंट पूछता है स्टूडेंट, तो एलिमेंट में आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अगला, आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल इन लिक्विड स्टेट, मेटल जिसमें लिक्विड स्टेट में हो। मेटल इन लिक्विड स्टेट में स्टूडेंट आपको पता है कौन है, मरकरी। और मरकरी किस सीरीज में लाई करता है आपको पता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। और ये हमारा कौन सा ग्रुप है, 12th ग्रुप। तो आपको याद, आपका आंसर क्या आएगा, 12th ग्रुप एलिमेंट, तो उसमें कौन आएगा, मरकरी। ये तो मैंने इसलिए लिखा है, इसमें केवल आंसर आपका क्या है, मरकरी, क्योंकि वो कह रहा है लिक्विड स्टेट में मेटल बताइए। अगला, नॉन मेटल इन गैसियस स्टेट। अब नॉन मेटल इन गैसियस स्टेट में कौन से, इसमें काफी आ जाएंगे स्टूडेंट, ऑक्सीजन भी आ जाता है, नाइट्रोजन भी आ जाएगा, आपका हेलोजन आ जाएंगे। तो इनमें आप कोई भी जवाब दे सकते हैं, नाइट्रोजन फैमिली का भी नाम दे सकते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन, कोई भी। और जब लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में आपके पास क्या बच गया स्टूडेंट, ब्रोमीन। तो यहाँ पे हेलोजन ग्रुप आपका आ जाएगा। या आप कहेंगे अगर एलिमेंट का नाम पूछ रहा है तो ब्रोमीन, और ग्रुप का नाम पूछ रहा है तो 17th ग्रुप यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप फटाफट ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब 3.27 के बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट 3.28। अब 3.28 को जरा हम ध्यान से देखें तो क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है मेरे हिसाब से आपको। जब हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं अल्कली मेटल्स के अंदर, तो हम ये देखेंगे कि मेटल्स हैं, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन। और अब इजिली इलेक्ट्रॉन कौन शो करेगा स्टूडेंट, आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी कोरिलेट कर रही है आयोनाइजेशन एनर्जी को, और हमें पता है टॉप टू बॉटम जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और जिसकी वजह से रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रेंड चल जाएगा, सीजियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। मगर जब हम हेलोजन फैमिली की बात करते हैं स्टूडेंट, जैसे फ्लोरीन आ गया, ब्रोमीन, तो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिफरेंट कह रहा है। वो कह रहा है उसमें तो हम क्या करें कि टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज करिए, यहां हम कह रहे हैं डिक्रीज करिए। ऐसा क्यों, तो कहता है हेलोजन फैमिली के अंदर जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने की। एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा यहाँ पे क्या स्टूडेंट, मान लो फ्लोरीन है तो F इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, फ्लोरीन F2Cl2 ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्लोरीन को पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, F2 जो है इसको ब्रेक करके 2F एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट लगता है, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट लगता है, और थर्ड हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगता है। और इन तीनों को जब हम मिला देते हैं स्टूडेंट तो एक न्यू कॉन्सेप्ट बनता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है इनकी रिएक्टिविटी। अब आप में से कुछ बच्चे इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि +1 लेवल तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाता, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको याद हो जाए। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद रखना, F2 से F नेगेटिव की वैल्यू होती है +2.87। क्लोरीन की बात करें Cl2 से Cl नेगेटिव, इसकी वैल्यू जो होती है स्टूडेंट वो होती है +1.08। और E0 Br2 से Br नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे आती है 1.36, सॉरी, और यहाँ पे आएगा 1.08, और यहाँ पे आ जाएगा E0 I2 से I नेगेटिव, इसकी जो वैल्यू आती है स्टूडेंट वो आती है +0.53।
अब अलग अलग बुक्स में कई जगह आपको अलग अलग कंट्राडिक्शन, यहाँ पे 0.54 भी मिल सकता है, यहाँ पे 1.09 मिल सकता है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। ये वोल्ट मीटर एक सिंपल सा रूल है, हायर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है क्लोरीन से, ब्रोमीन से और फिर आयोडीन से। और अगर किसी बच्चे को अभी भी ये डिटेल में समझ नहीं आ रहा तो मैं इसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तभी आपको समझ आएगा। वैसे मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर अलग से वीडियो डी ब्लॉक एलिमेंट की जो सीरीज है उसमें मैंने बना रखा है, वहां पे जाके आप ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में सीख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना नोट करेंगे यहाँ पे आंसर इसका। नेक्स्ट हम बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप में से एक बात और याद रखना, मान लो इस क्वेश्चन में आप में से किसी बच्चे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू याद नहीं है, जैसे मेरे को याद है मैंने लिख दिया, आपको नहीं याद, तो आप सिंपली कहेंगे कि भाई फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज्यादा होती है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज्यादा होती है आयोडीन से, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ये। आप इस तरह भी छोड़ के नहीं आना, कई बार होता है हमको नहीं आ रहा तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एसपीडीएफ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्लासरूम की बात करूं, जो बच्चे अगर प्लस 1 के पॉइंट से खाली अगर पढ़ाई करें तो आप मान के चलिए कि क्वेश्चन आपके पेपर में आया पड़ा हुआ है। तो एस ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, हर एक से पहले नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आती है, ये हर एक में ही रहेगा, तो इसलिए हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या आ जाता है, यहाँ पे आता है NS12, क्योंकि एस के अंदर या तो फर्स्ट ग्रुप में होगा या सेकंड ग्रुप में होगा। अल्किल मेटल है तो NS1 आ जाएगा और अल्किलाइन मेटल है तो NS2 आ जाएगा। जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे स्टूडेंट तो NS2 NP1 से 6। अब तो आपको बताना चाहिए पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है ना। तो अगर 1 है तो बोरोन फैमिली है, 2 है तो कार्बन फैमिली है, 3 है तो नाइट्रोजन फैमिली है, 4 है तो ऑक्सीजन फैमिली है, 5 है तो हेलोजन और 6 है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। अब जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं, यहाँ थोड़ा सा हट के है, N-1D 1 से 10 और NS2, ठीक है ना। S के अंदर हम N-1 10 1 to 10 और यहाँ पे NS2, यहाँ पे 1 2 कर दिए, क्योंकि क्रोमियम में क्या आ जाता है 1 आ जाता है ना, 1 2, तो या तो 1 होगा या 2 होगा। यहाँ पे N12 110 का मतलब 10 ग्रुप आते हैं इसमें, डी के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। और जब F की बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, N-2F 1 to 14, N-1D 0 to 1 और NS2 होगा हमेशा। तो ये आपको याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, इसको अच्छी तरह मेमोराइज कर लें। एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए तो बहुत ही जरूरी है। देखिए आप यहाँ पे F N-1D 0 to 1, N-2F 1 to 14, ये आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को डाउट हो रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आप कहेंगे सर एक पॉइंट मिसिंग है 3.31, जो कि मैं कहूंगा पीरियोडिक टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको मैं नेक्स्ट यानी स्क्रीन में आपको शो करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखने की मेरे पास जगह नहीं, तो काफी बड़ा क्वेश्चन है। अभी आप देखेंगे उसमें काफी आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। अब कह रहा है प्रिडिक्ट द फार्मूला, फार्मूला बनाइए। लिथियम दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है। देखिए बेटा, फार्मूला बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वैसे तो हमें चार्ज याद होना चाहिए, मगर यहाँ पे क्योंकि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उसके बेस पे बना रहे हैं। लिथियम के पास आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है 2, तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा Li2O। वैसे तो हमें कैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लिथियम +1 होता है, ऑक्साइड O2 नेगेटिव होता है, तो इसके यहाँ पे गए, इसके यहाँ गए, तो फार्मूला आपका ये बन गया। बेस्ट वे तो ये है, मगर पीरियोडिक प्रॉपर्टी में वो चार्ज के बेस पे बात नहीं कर रहा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे बात कर रहा, तो हमें ये पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो फार्मूला आपका क्या बन गया Mg3N2, Mg3N2। इसी तरह एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, आयोडीन की वैलेंसी 1। वैसे चार्ज की बात करें तो -1 होता है, मगर फार्मूला क्या हो गया Al3। अब सिलिकॉन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब जब दोनों में कुछ कॉमन आ जाता है स्टूडेंट तो ले लेंगे, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 और 1 हो गया, तो फार्मूला हो गया SiO2, तो फार्मूला सिलिकॉन ऑक्साइड बन जाएगा। और जब फास्फोरस एंड फ्लोरीन की बात करें तो फास्फोरस में थोड़ा कंट्राडिक्शन है, फास्फोरस 3 वैलेंसी भी शो करता है और 5 भी करता है।
तो अगर फ्लोरीन तो 1 ही है, अगर 3 कर रहा है तो PF3, और अगर 5 कर रहा है तो PF5, दोनों ही आपके क्या हैं, सही आंसर है। अब अगला लास्ट है स्टूडेंट एलिमेंट ऑफ 71 किसका होता है स्टूडेंट, ल्यूटेटियम का, ल्यूटेटियम। और ल्यूटेटियम किस सीरीज में आ रहा है, लेंथेनॉइड में आ रहा है, और लेंथेनॉइड की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, वैलेंसी क्या होती है 3, तो ल्यूटेटियम की वैलेंसी है 3 और फ्लोरीन की वैलेंसी है 1, तो आपका फार्मूला हो जाएगा LuF3। तो इस तरह से आप बड़े आराम से फार्मूले बना सकते हैं। और अगर आपकी किसी का आपको कोई कहीं और क्वेश्चन करे, कोई डिफिकल्टी आ रही है तो मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे 3.31 की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने भी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें पहले डाटा आपको गिवन होता है, और इसके बेस पे हमें ये जो डाटा गिवन है स्टूडेंट, इसके बेस पे मुझे क्या करना है, इन सारे क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो पहले हम देख लेते हैं हमें डाटा क्या गिवन है। हमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी kJ/mol में गिवन है, ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो डाटा बेस्ड प्रॉब्लम होती है, तो हमको डाटा को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो कौन है, 419, सबसे कम फर्स्ट आयोनाइजेशन। और इसी में अगर मैं सबसे ज्यादा की बात करूं तो कौन है, 2372। इसी तरह यहाँ बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे कम किसकी है तो +48, और नेगेटिव में सबसे ज्यादा किसकी है, -320। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स के बेस पे ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। यह सबसे पहला क्वेश्चन है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन होगा। अगर मैं मेटल की बात करता तो मेटल वो होंगे स्टूडेंट जिसके क्या कहते हैं, हम बात क्या करेंगे, विच हैव नो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी से दे। अब इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी से कौन देगा, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ही सबसे ज्यादा है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन मिलेगा। दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, +48 है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव होने का मतलब हो गया नोबल गैस में चला गया, तो इसलिए ये नोबल गैसेस आपको पता है लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 5th। आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 5th। नेक्स्ट है मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल वही होगा स्टूडेंट जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे क्या होगी, कम होगी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है 419, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2nd। अगला है मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं स्टूडेंट, तो नॉन मेटल का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन कौन ऐड करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी नेगेटिव में ज्यादा होगी। अब देखिए नेगेटिव में ज्यादा किसकी है, -328, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3rd। अब अगले की बात करें, द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अब लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन होगा स्टूडेंट, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल वो होगा जिसके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। तो उसमें अगर हम बात करें ध्यान से, तो अब इसके बाद कौन आ जाता है, -295। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात भी है कि वो नॉन मेटल की बात कर रहा है। अब कईयों के दिमाग में ये भी आ सकता है सर +48 की अगर हम बात करें तो ये ठीक, ये पॉजिटिव में है, इसको क्यों नहीं लिया आपने। या फिर अगर हम बात करें इसकी -40 या -48, इनको क्यों नहीं लिया। तो अगर हम ध्यान से देखें -48 क्यों नहीं ले सकते हैं, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है। अब ये मान लिया कि ये वैल्यू कम है, मगर ये वैल्यू कम होने की वजह से ये मेटल हो गया, ठीक है ना। अब -40 है तो ये भी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं। अब मगर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी क्या है, ज्यादा है, बिल्कुल कम नहीं है, 108 है, 1008 है। इनके कंपैरिजन जिनके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ उनमें आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या है, ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से मेटालिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, ठीक है ना। मगर ये क्या है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये एनर्जी क्या करे, रिलीज करे। तो नॉन मेटल तो है मगर ये मेटल नहीं है। तो इस करके आपका आंसर क्या आएगा, -295 आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। ये काफी कंट्राडिक्शन है, इसको ध्यान से करना। अगला है द मेटल विच कैन फॉर्म स्टेबल बाइनरी हैलाइड टू फॉर्म MX2। कहने का मतलब जैसे कैल्शियम क्लोराइड होगा, यानी अल्केलाइन अर्थ मेटल होगा। अब अल्केलाइन अर्थ मेटल वो होगा जो सेकंड इलेक्ट्रॉन इजीली दे सके, यानी फर्स्ट। अब कौन सा ऐसा एलिमेंट है इसके हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें
तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। पहला इलेक्ट्रॉन तो इसने इजिली दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये इजिली नहीं देगा, ये इसका मतलब अल्कली मेटल हो गया। अब ऐसा ढूंढेंगे हम जिसमें क्या हो, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में वेरिएशन कम हो। तो जरा लास्ट को ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन, उसके बाद जो सेकंड में हो ज्यादा गैप नहीं है, तो आराम से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या है, ये दे देगा। तो आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट, वो क्या आएगा यहाँ पे 6। अगली बात करें MX, जैसे NaCl बना रहा है, यानी मेटल जो फटाफट एक इलेक्ट्रॉन दे दे, NaCl। अब NaCl की बात करें तो यहाँ पे कौन आएगा स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 520, ठीक है ना, जो पहला इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरा इलेक्ट्रॉन देने में उसको बहुत ज्यादा क्या हो, डिफिकल्टी हो। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, ये भी कम है, मगर यहाँ पे दूसरे को देखिए इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, मगर यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन तो देने में आपको 520 एनर्जी खाली रही, मगर अगले पे बहुत ज्यादा है, यानी इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही ज्यादा क्या है, स्टेबल है, इसलिए ये कौन सा होगा आपका फर्स्ट। तो आपका ये बड़े ध्यान से डाटा को देख के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, इसको लेकर चलें। अब नेक्स्ट हम करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे 3.33 से 3.40, ये सारे एमसीक्यू की फॉर्म में आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इनमें क्या है, आपको ये बताना, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कौन सा करेक्ट है। तो थोड़ा जल्दी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट करते हैं स्टूडेंट। द पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ, जो पीरियड की वैल्यू होती है, मान लो मैं कह रहा हूँ थर्ड पीरियड है, तो वो क्या किसको इंडिकेट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को? नहीं, एटॉमिक नंबर नहीं बताता पीरियड। मास नंबर? नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को भी नहीं बताता। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? यस। अगर मैं कह रहा हूं थर्ड पीरियड है तो एन की वैल्यू क्या है, 3, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, इसलिए आपको ऑप्शन क्या सही होगा, सी। अब हम बात करते हैं 3.34 की। इसमें अगर हम बात करें, अब तो इसमें चार ऑप्शन देखे मैंने, केवल 2 ही ऑप्शन है। इसमें कह रहा है इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहले क्वेश्चन किस टाइप से देखिए, P block element has 6 column because maximum 6 electron can occupy all the orbital। अब आपको पता है P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं स्टूडेंट, 6। इसीलिए जो P block एलिमेंट है उसमें 6 ग्रुप होते हैं। इसी तरह कह रहा है D block has 8 column because maximum 8 electron can occupy all the orbital। अभी हमें पता है D के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखें तो इट ऑक्यूपाइड 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका गलत है। तो इसमें यही कहा कि इनकरेक्ट बताइए कौन सा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी। और सी और डी क्या है, बिल्कुल सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट वैलेंस शेल, ऐसे कौन सा फैक्टर है इनमें से जो आपको 4 दे रखे हैं जो वैलेंस शेल को अफेक्ट नहीं करेगा। देखते हैं कौन कौन से। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैलेंस शेल को अफेक्ट करेगा, हाँ जी करेगा। जेड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा घटेगा तो वैलेंस शेल के ऊपर, साइज के ऊपर, उसके ऊपर फर्क डालेगा। न्यूक्लियर मास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो न्यूक्लियर मास डज नॉट। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट, जो आप ठीक करेंगे, आपका ऑप्शन क्या रहेगा, सी इज योर करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के ऊपर फर्क पड़ेगा, यस डालेंगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस कोर इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा साइज बढ़ जाएगा, वैलेंस शेल दूर होता है जगह न्यूक्लियस से। नेक्स्ट हम बात करें साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहाँ पे आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक की एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ठीक है ना, Ne। तो अफेक्टेड है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जो साइज है वो किसके ऊपर इफेक्ट करता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कराया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो कह रहा कौन सा इफेक्ट करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शंस का भी लेना देना, नन ऑफ दिस नहीं है। आंसर हमारा क्या आएगा, ए। इनकरेक्ट रिलेशन टू आयोनाइजेशन एनर्जी, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। पहला, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरे में और ज्यादा देनी पड़ेगी, तीसरे में और ज्यादा देनी पड़ेगी। हाइयर आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नोबल गैस, आपको पता है नोबल गैस स्टेबल होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। ये दोनों पॉइंट क्या है, ठीक है। वो कह रहा है इनकरेक्ट बताना है, गलत कौन सा है। एंड ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय बिग जंप इन आयोनाइजेशन एनर्जी, लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मान लो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से आपने पहला दूसरा तीसरा नहीं, चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको एक बिग जंप मिलता है, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन गेन कर लेगा। ये भी सही है।
नेक्स्ट जो कह रहा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एन वैल्यू इज इजियर देन हाइयर एन वैल्यू। अब ये गलत है, जो लोअर है उसके लिए आपको ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि जो हाइयर एन वैल्यू है उसके लिए आपको कम देनी पड़ेगी। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? बी। नेक्स्ट है बेटा मेटालिक रिएक्टर। मेटालिक रिएक्टर को ऐसे क्वेश्चन को जब भी आते हैं तो मैं कहता हूं हमेशा कैसे सोल्व करिए। अब आपको 4 एलिमेंट दे रखे हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम। इनको अरेंज कर लीजिए पीरियोडिक टेबल में कैसे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले पोटाशियम आएगा, पोटाशियम के बाद मैग्नीशियम, इससे ऊपर यहाँ पे होगा मेटल में, ठीक है ना, यहाँ पे तो कैल्शियम होगा। और बोरोन की बात करें, बोरोन, और उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम। ये एक तरह से हमारे पास सिस्टम बनता है। ये हम अगर इस तरह देखें तो ऐसे पड़े हुए हैं। अब मुझे पता है मेटालिक रिएक्टर की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त मेटालिक रिएक्टर क्या होता है स्टूडेंट? डिक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा मेटालिक रिएक्टर में पता है किसका हो गया? पोटाशियम का, फिर किसका हो गया? मैग्नीशियम का। अब बोरोन और एल्यूमिनियम में बात करें तो टॉप टू बॉटम मेटालिक रिएक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो थर्ड नंबर पे क्या आ गया? एल्यूमिनियम, और फिर क्या आ गया? बोरोन। तो अब इन ऑप्शन में देख लीजिए ये कहां पड़ा है? पोटाशियम सबसे ज्यादा। तो आपका डी ऑप्शन टिक कर देंगे आप। अगला है करेक्ट नॉन मेटालिक रिएक्टर। नॉन मेटालिक रिएक्टर का मतलब हो गया स्टूडेंट की इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इजिली गेन करेगा। तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है जरा ध्यान से देखें। एक तो सीक्वेंस में दिए गए कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सीक्वेंस में, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है सिलिकॉन। ये 4 है हमारे पास। अब हमें पता है नॉन मेटालिक रिएक्टर क्या होता है स्टूडेंट? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करता है, यानी फ्लोरीन का ज्यादा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का ज्यादा है बोरोन, सॉरी यहाँ पे कार्बन आएगा और यहाँ पे बोरोन आएगा, सिलिकॉन यहाँ पे आएगा, और कार्बन का ज्यादा है बोरोन से। अब सिलिकॉन की बात करें तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो सिलिकॉन आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है स्टूडेंट कि जहां पे सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का ज्यादा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का ज्यादा है कार्बन से, कार्बन का ज्यादा है बोरोन से, और बोरोन का ज्यादा है सिलिकॉन। तो ये हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, नॉन करेक्ट नॉन मेटालिक रिएक्टर। तो यहां से आप फटाफट जवाब दे सकते हैं कि सबसे ज्यादा मेटालिक रिएक्टर किसका होगा? फ्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरोन और फिर सिलिकॉन। लास्ट ऑप्शन की बात करें स्टूडेंट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सेंस में बात करें, जो इजिली क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जितने इजिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो वो टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की। तो हमारे पास देखिए सबसे ज्यादा फ्लोरीन कहां पड़ा है? इन दोनों में से कोई एक होगा। अब फ्लोरीन के बाद हम किसकी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की बात करें? ऑक्सीजन की ज्यादा होती है कि क्लोरीन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर आता है आपका क्लोरीन। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट? बी। क्लोरीन की ज्यादा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन। तो ये हमारा ऑक्सीडाइज। तो मैंने आपको कंप्लीट स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन है सीक्वेंस वाइज, ठीक है, 3.4 से लेके 3.40 तक एक्सप्लेन किए हैं, और मैंने अपनी तरफ से काफी मेहनत की है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेहनत पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें, और जहां पे भी आपको डाउट फील होता है स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें, मैं उसको सोल्व करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।